Good evening, class. Today we'll be starting the last chapter of Indian economic development, India, Pakistan and China, a comparison. अब सबसे पहली बात सर हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब why are we comparing India, China and Pakistan? वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों कंट्रीज को इंडिपेंडेंस अराउंड सेम टाइम मिला था एंड 1980 के आसपास आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज थी और जो जीडीपी था, जीडीपी ग्रोथ रेट का जो परसेंटेज था वो लगभग लगभग सेम था। ठीक है, सो ये कंट्रीज को कंपेयर करने में सेंस इसलिए बनते हैं, हम कर इसलिए रही है ये चेक करने के लिए कि जब सब लोग तीनों कंट्रीज साथ साथ में चले थे तो आज जो कंट्री जहां है वो वहां क्यों है, ये एनालाइज करने के लिए कि आज हम लोग कुछ फैक्टर्स में अगर कम है तो क्यों है, कुछ फैक्टर्स में हम ज्यादा है तो हमने ऐसा क्या अच्छा किया कि हम अपने नेबर्स के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज और वो सब कुछ दिया हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो अपन लोग सबसे लास्ट में करेंगे एज अ कंक्लूजन या पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। तो अपन लोग सबसे पहले इंडिकेटर्स पे चालू करेंगे, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन या कुछ बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स से एंड चाइना बिकेम अ रिपब्लिक ऑन इन द ईयर 1949 आई गेस। ठीक है, तो 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिला था, सोशल सिस्टम उन्होंने एक अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो सबने अपनी शुरुआत लगभग लगभग सेम टाइम पे करी और 1980s तक आते आते सबका जीडीपी ग्रोथ रेट भी सेम था। तो अब अपन ट्रैक करेंगे कि बाकी इंडिकेटर्स में कौन सी कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया। तो पेज नंबर 271 पे मैं हूं, आप लोग सब पेज नंबर 271 पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहला अपना फीचर जिसको अपन कंपेयर करने वाले हैं वो है पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? अब two important physical features of any country are surface area and population. What emerges from these two features is a third feature, this is called density of population. अगर कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है, सपोज एक घर में 15 लोग हैं, दूसरे घर में 15 लोग हैं, लेकिन पहले घर में सिर्फ 2 रूम का घर है उसमें 15 लोग रह रहे हैं, दूसरे घर में 5 या 6 रूम का घर है वहां पे 15 लोग रह रहे हैं, तो पर रूम जहां एक घर में 2-2.5 लोग ही रह रहे हैं वहां पे इस घर में पर रूम 7.5 लोग रह रहे हैं। तो डेंसिटी पर रूम कहाँ ज्यादा है, वो 2 रूम वाले घर में डेंसिटी ज्यादा है। तो जब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की अपन बात करें तो चाइना और इंडिया में लगभग लगभग अब एक जैसी पॉपुलेशन है। चाइना में 140 करोड़ थी, इंडिया में 130 करोड़ है। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो लैंड एरिया है वो चाइना के सरफेस एरिया से बहुत छोटा है। चाइना इज प्रोबेबली ट्वाइस और थ्राइस दैट ऑफ इंडिया है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो अपने को पता नहीं। बट चाइना इंडिया में एरिया वाइज, सरफेस एरिया वाइज इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और क्योंकि वो सरफेस एरिया में इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा है तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो डेफिनेटली इंडिया की ज्यादा होगी। चलो लेट्स चेक। ठीक है, पॉपुलेशन ये सीधा मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया, इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड. Higher the density, less is the availability of land for agriculture, obviously. And for meeting the needs of environment of the natural surroundings, the higher the population density, more is the pressure on population on land and more are the economic problems. जितना ज़्यादा population density आपका ज़्यादा रहेगा population का, उतने ही ज़्यादा आपके problems आएंगे। सर problems क्यों आएंगे? क्योंकि population बढ़ने से आपके resources नहीं बढ़ते, आपके resources उतने ही रहेंगे और population बढ़ी रहेगी तो per person per capita resource availability आपकी बहुत गिर जाएगी। तो अभी अपन लोग देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स के हिसाब से 2017 के सरफेस एरिया इंडिया का कितना है, 3287 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद पाकिस्तान का है 796,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और चाइना का है 9600,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब आप देख सकते हो इंडिया इज अराउंड 6 टाइम्स दैट ऑफ पाकिस्तान एंड China is around 3 times that of India. 2.5 तो है, 3 times that of India. अब पॉपुलेशन क्रोर्स में इंडिया की पॉपुलेशन है 131 करोड़, पाकिस्तान की 19 करोड़ एंड चाइना की कितनी है 135 करोड़। और जब अपन लोग डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर निकालते हैं तो इंडिया के 441 लोग रहते हैं कहाँ, 1 स्क्वायर किलोमीटर में।
पाकिस्तान में दैट इज 245 एंड चाइना में वो सिर्फ 146 है। मतलब क्या हो गया, इस टेबल के पीछे का डेटा है, आप सब इनको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। द सरफेस एरिया of India is about 1/3 that of China and 4 times that of surface area of Pakistan. Population of India is 7 times that of Pakistan and 96% that of population of China. Per capita land availability in India is much lower as compared to both China and Pakistan. क्योंकि अपने यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 441 लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में वो 245 है और चाइना में वो सिर्फ 146 है। This is what is revealed by density of population. Lower density of population in China and Pakistan means lower pressure on land in these countries as compared to that in India. लेकिन ये भी एक ट्रू पिक्चर नहीं देता है। कैसे? आप जब चाइना का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है वो पूरा बंजर है, और आपके वहां पे चाइना की बहुत कम पॉपुलेशन, बहुत कम परसेंट पॉपुलेशन, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ जो चाइना है, सरफेस ऑफ चाइना, वहां पे पॉपुलेशन रहती नहीं है। तो मेजर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो उनकी नीचे वाले चाइना में रहती है, और जब आप उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालोगे तो वो बहुत ज्यादा होगी। जब आप टोटल एरिया को देख रहे हो तो हाँ ठीक है, पर कैपिटल अवेलेबिलिटी कहाँ है, चाइना में ज्यादा है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आधे से ज्यादा चाइना जो है वहां पे लोग रहते ही नहीं है, जो उनका आधे से ज्यादा जो एरिया है वहां पे हैबिटेशन बहुत कम है, तो बच्चे आधे पे अपने आप प्रेशर आ जाता है। तो प्रोबेबली इंडिया जितना ज्यादा स्क्वायर वो नहीं होगा डेंसिटी, लेकिन फिर भी इतना कम भी नहीं जितना अपने को दिख रहा है। ठीक है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आर एनुमरेटेड इन टेबल 12.2 एट बिलो। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2015 में इंडिया में 1.2% से ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान में 2.1% से ग्रो कर रही थी, एंड चाइना की पॉपुलेशन 0.5% से ग्रो कर रही थी। क्यों? क्योंकि इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी बीच में आ गई थी, इसलिए इनका ग्रोथ रेट बहुत कम है। नेक्स्ट, आपका सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स, इंडिया में पर 1000 मेल्स 929 फीमेल्स रहती है, पाकिस्तान में 947 एंड चाइना में 941। पाकिस्तान इन सब में सबसे आगे है तीनों कंट्रीज में। फर्टिलिटी रेट, मतलब एक लेडी कितने बच्चों को जन्म देती है ऑन एन एवरेज। फर्टिलिटी रेट है 2.3 इंडिया, 3.7 पाकिस्तान एंड 1.6 चाइना। अर्बनाइजेशन, पर 100% लोगों में कितने लोग शहरों में रहते हैं, इंडिया में 33, पाकिस्तान में 39 एंड चाइना में 56। तो इंडिया इसमें भी सबसे लैग कर रहा है। अब नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे। सेक्स रेशियो क्या होता है, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बोलते बोलते बता ही दिया कि हर साल इंडिया में 1.2% से लोग इजाफा करते हैं, पाकिस्तान में 2.1 एंड चाइना में 0.5। तो ये वही है जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स growth of real output. It is defined as a percentage increase of real output during a year in comparison to previous year. There are many aggregates woven around real output. Out of these aggregate, GDP is often used for comparing growth of different countries. जैसा अपने को पता है कि अपन जब दो कंट्रीज का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP दोनों कंट्रीज का देखते हैं। ठीक है, for making international comparison, GDP of countries involved in first is converted into purchasing power parity units of selected country. The selected currency is usually US dollars, and GDP so converted as called per capita purchasing power parity US dollars. अब PPP क्या होता है? PPP in exchange rate between two countries such that same basket of goods and services could be bought in each country if the costs were converted at that exchange rate. फॉर एग्जाम्पल, $1 यदि आप लेके गए इंडिया में, $1 आप लेके गए पाकिस्तान में, और $1 लेके गए चाइना में, तो पीपीपी मतलब क्या कि वो $1 आपको इंडिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज देगा, चाइना में कितने गुड्स और सर्विसेज देगा, और पाकिस्तान में कितने गुड्स और सर्विसेज देगा। जिस कंट्री में $1 में ज्यादा आ जाता है उसका पीपीपी क्या है, उसका पीपीपी अच्छा है, और जिसमें कम आता है उसका पीपीपी कम है। ठीक है, द परचेसिंग पावर पैरिटी वुड बी 1। जैसे देखो उन्होंने एग्जांपल लिखा है, आई एम रीडिंग दिस। फॉर एग्जांपल, इफ वन यूनिट ऑफ गुड कॉस्ट ₹1 in India and ₹2 in
and rupees 2 yuan and sorry 2 yuan in China, the purchasing power parity exchange would be rupees 1 to yuan 2. मतलब क्या हो गया कि आप सपोज कोई चीज इंडिया में खरीदो तो आपको 1 रुपए मिल रही है और चाइना में आपको 2 युआन देने पड़ रहे हैं, तो परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या हो गया कि इस चीज के ये चीज 1 रुपये के इंडिया में जो 1 रुपये मिलता है वहां पे चाइना के लिए आप चाइना में आपको उसके लिए 2 युआन देने पड़ते हैं. ठीक है, तो टेबल देखेंगे. जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी के परसेंटेजेस दिए हुए हैं इंडिया चाइना पाकिस्तान के. सबसे पहले इंडिया 1980 1990 80-90s में इंडिया 5.7 से ग्रो कर रहा था और 2011 to 2015 इंडिया का ग्रोथ रेट था 6.7%. पाकिस्तान 6.3% था, वो गिर के 4 हो गया. चाइना 10.3% था, वो गिर के 7.9 हो गया. तो इंडिया के इसमें एक ही चीज फेवरेबल है कि इंडिया जो था उसने ग्रोथ रेट को बढ़ाया, पाकिस्तान और चाइना का वो ग्रोथ रेट गिर गया. The data reveals that China has highest growth rate. However, the rate has fallen over 35-year period. Pakistan has lower growth rate and also fallen over 35-year period. India's growth rate is second to China and has increased over 35 years, most part being economic reform period. 1991 के बाद इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे. उस टाइम के बाद से ही क्या हुआ, उस टाइम के बाद से ही इंडिया का जीडीपी में ग्रोथ रेट बढ़ गया. सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टेबल चेक करेंगे नीचे. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लिख सकते हो आप. इंडिया में 14-15 में वैल्यू एडेड जो अपन कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का 17% था, पाकिस्तान में 25 एंड चाइना में सिर्फ 9% था. इंडस्ट्रीज में 30% इंडिया था, 21% पाकिस्तान का था एंड 43% चाइना का था. एंड इंडिया में 53% टर्शियरी सेक्टर था, पाकिस्तान में 54 एंड चाइना में 48. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान में जीडीपी कंट्रीब्यूशन अभी भी काफी कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट चाइना की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी सिर्फ 9% है. ठीक है, द contribution of agriculture to GDP in 3 countries clearly indicates a greater importance of non-agriculture sector. This shows that 3 countries are on the path of economic development and rightly classified as developing countries. The service sector is the highest contributor to GDP in all the countries. As the country moves towards development, contribution of non-agriculture sector increases. Along with workforce also shift from agriculture to non-agriculture sector, particularly services. The share of workforce in service sector of India, Pakistan and China, which was 17, 12 and 27% in 1980s, has increased to 29, 34 and 43% respectively. अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है. स्टैट्स एंड फिगर्स आपको इस चैप्टर के पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से टेबल आने का 99% चांसेस है कि आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से ही आएगा. ठीक है, वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल पढ़ रहा हूँ मैं. बॉक्स एग्रीकल्चर सेक्टर में 14-15 में 50, 43 एंड 28% है. इन इंडस्ट्रीज में 21, 23, 29 एंड सर्विस सेक्टर में 29, 34 एंड 43. अब आप देखोगे कि इंडिया की 50% जो वर्कफोर्स है वो सिर्फ 17% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देती है. 21% जो वर्कफोर्स है वो 30% कंट्रीब्यूशन देती है और 29% वर्कफोर्स जो सर्विस सेक्टर में है वो आपके जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 53% कंट्रीब्यूट कर रही है. इसका मतलब क्या हो गया, आपके अपनी वर्कफोर्स को उठा के एग्रीकल्चर से ऐसे सेक्टर में डालना है जो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करके देगा. ठीक है, नेक्स्ट, rate of growth of sectoral contribution to GDP. The rate at which each sector contribution to GDP grew over 35 period from 1980 to 1990 and 2011 to 2015 is given in table 12.5. अब ये टेबल क्या बता रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पहले 3.1% से ग्रो हो रहा था. ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो था वो 3.1% से जो हो रहा था वो बढ़ के क्या हो गया, 2 का घट के 2.3 हो गया इंडिया में. इंडस्ट्रियल सेक्टर 7.1 से 5 हो गया एंड आपका सर्विस सेक्टर 6.9 से 8.4 हो गया. ठीक है, सिमिलरली पाकिस्तान का 7.7 6.8 से क्या चेंज हुआ, 2.7, 3.4 एंड 4.4 हो गया. ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले 3.1 की दर से ग्रो हो रहा था वो 2.1 2.3 की दर से अभी ग्रो हो रहा है. अपना सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडिया में किसका आया है, आपके सर्विस सेक्टर का आया, जो पहले 6.9% से ग्रो हो रहा था वो अब ग्रो हो रहा है आपका 8.4% से. अब टेबल का डेटा एनालिसिस रीड कर रहे, इंपॉर्टेंट है, सब सुनेंगे.
The rate of growth of service sector in comparison to other sector is highest in all the three countries. सारी की सारी तीनों कंट्रीज जो है उनमें सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सबकी डिपेंडेंसी, अभी सब लोग अपनी डिपेंडेंसी को एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा के सेकेंडरी और टर्शियरी में मूव करना चाह रहे हैं। The rate of growth of agriculture sector in comparison to non-agriculture sector is lowest in all the country. The rate of growth of एग्रीकल्चर सेक्टर जो दिया है वो उसमें सब कंट्री का नीचे गिर रहा है। इंडिया का 3.1 से गिर के 2.3 हो गया, पाकिस्तान का 4 से गिर के 3 हो गया, 3.4 हो गया, एंड चाइना का 5.9 से बढ़ के 4.1 हो गया। ठीक है। The rate of growth of industrial sector is highest in China as compared to India and Pakistan, and it is very low in Pakistan. Rate of growth of China में highest क्योंकि चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम रैपिड कर दिया था 1980s के बाद से। The sectoral growth in 2011 to 15 as compared to 1980 have been declined in all the three countries. The only exception is India's service sector rate, in which growth has increased. मतलब ग्रोथ रेट आप देखोगे हर सेक्टर का हर कंट्री में गिर ही रहा है। जैसे इंडिया का 3.1 से गिर के 2.3 हो गया, 7.4 इंडस्ट्रियल सेक्टर का गिर के 5 हो गया, पाकिस्तान चाइना के तीनों सेक्टर्स में गिरावट आई है। सिर्फ इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसने ग्रोथ रेट दर्ज करी है 6.9 से वो बढ़ के 8.4 हो गया है। इसको आप कह सकते हो कि मेजर बूमिंग आईटी इंडस्ट्री जो इंडिया में आई थी उसके बाद से ये ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। कल हम लोग अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और ये चैप्टर के बाकी जो पॉइंट्स होते हैं रिमेंबर होने के और इंट्रोडक्टरी पार्ट जो अपन ने फिलहाल मिस आउट किया था वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय क्लास।